आज है तीसरा चैप्टर का हमारा वन शॉट, जिसका नाम क्या है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है हमको किसके बारे में पढ़ाई करना है, करंट के बारे में। ठीक है, करंट होता क्या है बेसिक टर्म्स में, व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जस्ट चार्ज बहता है तभी करंट आएगा, बिना चार्ज के करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, एक बात यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं कहीं कहीं पे। मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, ठीक, क्योंकि यहाँ पे केटाइंस एनाइन सभी फ्लो करते हैं, उसके कारण से भी होता है। ठीक, सो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वो ऐसा यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है ये। इसका मतलब क्या है कि इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, m0 l0 t0 a1। ओके, दिस विल द डायमेंशन। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन पार्ट की तरफ आए तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्जेस का फ्लो डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, छोटे से टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट थ्रू द कंडक्टर। क्लियर है इतना चीज? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। ये आपको सर्किट दिखाया गया है, आई होप विजिबल हो। ये सर्किट देखिए, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज किधर से किधर है, इधर की तरफ ऐसे जाएगा नेगेटिव चार्ज, येलो लाइन से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो करंट कैसे जाएंगे, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर यही मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ करना चाहें तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में जाता है, मोशन ऑफ करंट जो होगा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का प्रोपेगेशन हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। इफ द मूविंग चार्जेस आर पॉजिटिव, द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अगर मूविंग चार्जेस नेगेटिव है तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा नेगेटिव चार्जेस के मोशन के। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। ठीक, करंट को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, दिख रहा है बुआ? चलो लेट मी जूम इन। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। पहले को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट किसको बोलेंगे, एनी सोर्स ऑफ बैटरी, या ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, एसी जनरेटर, दैट इज। ठीक है, अब देखिए एसी डीसी के बारे में, डीसी के बारे में पूरा, एसी के बारे में हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, बट इस चैप्टर में हम लोग जनरली किसके बारे में डील करेंगे, डीसी करंट के बारे में। डीसी करंट का आप जानते होंगे कि करंट टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। आईटी का अगर मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, आईटी का या वीटी का आप बोल दीजिए, पोटेंशियल टाइम ग्राफ मैंने बनाया है, तो ये, सॉरी आईटी ही ना, करंट कैसे, हाँ, आईटी का अगर मैंने ग्राफ बनाया है तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट है। इसी के लिए इसको कैसा करंट बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। ठीक है, बट ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, आ जाइए वो, साइन कोसाइन के फॉर्म में ग्राफ बनता है, दैट इज दिस विल बी द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? अब दूसरा, नेचर के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज किया गया, ये सब चीज को हम जल्दी जल्दी भगा रहे हैं क्योंकि ये सब लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो इंपॉर्टेंट होगा, टाइम देने वाला होगा, सबको टाइम दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के बेसिस पे दो टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। पहला बोला जाता है कि एवरेज करंट, और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। जो करंट किसी भी मोमेंट पे हम लोग मेजर करेंगे, इंस्टेंट पे मेजर करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, करंट मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इसका इंस्टेंटेनियस करंट निकालना यानी कि छोटा टाइम हमको चाहिए। छोटा टाइम के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, dt छोटा चेंज हम लोग निकालना चाहते हैं कि चार्ज में कितना चेंज हुआ जब टाइम में छोटा सा चेंज हुआ। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। और करंट से आप चार्ज कैसे निकाल सकते हैं ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज को हम एवरेज कैसे भी निकालते हैं, किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं? सम ऑफ टर्म्स बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उसी तरीके से एवरेज अगर इलेक्ट्रिक करंट का निकालना है तो टोटल चेंज इन चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, इस हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे। दिस डेल्टा डिनोट्स हियर चेंज। क्लियर है? ये डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है? चेंज। क्लियर है इतना चीज? ठीक, आगे बढ़े। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, पहला चीज आप इलेक्ट्रिक करंट के ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि ग्राफ अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में कोई भी IT ग्राफ, आई और टी ग्राफ, ठीक है, तो इसका एरिया हमको क्या बताएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है बच्चा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बराबर क्या हो गया? आई डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्यों आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी आएगा। ठीक है, आई डी टी का जो इंटीग्रेट करते हैं हम क्यों? एरिया निकालने के लिए। तो इंटीग्रेट जब कर रहे हैं आई डी टी को तो हमको क्या मिल रहा है? चार्ज मिल रहा है, यानी कि एरिया अंडर आई टी कर्व विल गिव अस चार्ज इनक्लोज्ड। एरिया अंडर आई टी कर्व, area under IT curve gives the value of charge enclosed, gives the value of charge enclosed। ठीक है, क्लियर है? gives the value of charge enclosed। ठीक है बुआ, फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद अगर कोई भी ग्राफ रहेगा कुछ ऐसा, दिस इज T एंड दिस इज Q। ठीक है, Q एंड T, इसका स्लोप हमको क्या बता देगा बच्चा? इसका अगर मैं स्लोप निकालता हूं ये, दैट इज थीटा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। दिस थिंग इज परपेंडिकुलर एंड दिस थिंग इज बेस, q बाई टी। और q बाई टी हमको क्या देगा? करंट। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और ये सब हमको क्या देगा मिलके? एक करंट दे देगा। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं जानना है करंट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द करंट। क्लियर है? आगे बढ़े। सब के बारे में ब्रीफ आइडिया आपको दे रहे हैं कि एग्जाम में जितना आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कितना भी भारी क्वेश्चन बना ले, आप थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में रहे आपको। ठीक है, एम्पियर क्या होता है? एम्पियर यूनिट है करंट का। ठीक है, एम्पियर को डिफाइन कैसे करते हैं? द करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोन इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, इन अ यूनिट फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्लियर है? पर यूनिट टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, आंद्रे मारे एम्पियर जो थे वो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। ठीक है, क्लियर है इतना चीज? ठीक, इन्होंने, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1775, यानी कि जो भी ये काम किए हैं 18th सेंचुरी के अराउंड किए हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी के अराउंड ये सारा काम किए हैं। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ था? एनीवन? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, मिस्टर थॉमसन कब आए थे? जे थॉमसन वाज अराउंड एनीवन? 19th सेंचुरी, 1890s के आसपास का समय था। ठीक है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हैं कि एम्पियर जो है वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताए होंगे।
ठीक है, एम्पियर को पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्या है प्रोटॉन क्या है, उन्होंने सिर्फ करंट के बारे में बताया था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में 2 मार्क्स में 1-2 डिफिनेशन पूछ दिया था, मीन फ्री पाथ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए डिफाइन कैसे करते हैं मीन फ्री पाथ को। मीन फ्री पाथ, ठीक है, व्हाट इज मीन फ्री पाथ? ठीक है, तो मीन फ्री पाथ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स between two successive collision is called mean free path. ठीक है, is called mean free path. The average of all these free paths is called mean free path. ठीक है, सॉरी, एवरेज को मीन फ्री पाथ कहते हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ मतलब डिस्टेंस ऑफ कोलिजन होता है उसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि ये मान लो एक एटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, ऐसे 6 एटम दिए हुए। ठीक है, ये पहला एटम जो है, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है ये भागना चाह रहा है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर की तरफ भागा। ठीक है, इससे कोलाइड किया, ये जब लात मारा इसको तो ये इधर की तरफ गया, तो यहाँ पे फ्री पाथ कितना हो गया, λ1। ठीक है, फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। कोई दिक्कत? पाथ है, दूरी है, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, ये दूरी देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे λ1। ठीक है, पहला टकराए, पहले और दूसरे के टकराने में, इसको बोलेंगे λ2। ठीक है, इसी तरीके से जो मीन फ्री पाथ होगा वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर है? फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ अगर निकालना है तो सबका मीन करना पड़ेगा, यानी कि λ1 + λ2/2। क्लियर है? ठीक, चलिए, और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं τ1। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको τ2 बोलेंगे। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, क्या हो जाएगा बहुत उछाल, सेकेंड होगा। क्लियर? टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, मीन फ्री पाथ समझ में आया कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो पाथ है उसको हम लोग फ्री पाथ बोलेंगे, और उसी का अगर मीन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। क्लियर है? डिफिनीशन आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट, चलिए, एक सवाल है मेरा आपसे, इसका जवाब आप सोच के आइएगा। क्लियर है? देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ था, आपको ये चीज हम बता रहे हैं, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, अटपटा भी लगेगा, बट आपको इसको सर्च करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसके पीछे रीजन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है कंडक्टर में, तो पार्टिकल्स कैसे जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये जाके इससे टकराया स्ट्रेट लाइन पाथ में, ये इधर से निकला, इधर से जाकर स्ट्रेट लाइन पाथ में टकराया। अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही क्यों होगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि लीस्ट पाथ जो होता है वो लीस्ट ट्रेवल्ड होता है, किसी भी काइनेटिक एनर्जी होता है ना, रैपिड रैंडम मोशन में होता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसी के लिए ये बोला जाता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा है वो। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से मोशन कर रहे हैं बुआ, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो आपको क्या लग रहा है इसका मोशन कैसा हो जाएगा, टेल मी अबाउट इट्स मोशन। क्या ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, ये पैराबोला बनाएगा, ये इलिप्स बनाएगा, ये कुछ नहीं बनाएगा। थिंक अबाउट दिस। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं, बाद में आप इसका जवाब मुझे ढूंढ के देंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये है कब का सीन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से पहले का सीन है ये। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन हो रहा है, पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्लियर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया गया है तब क्या हो रहा है इसके साथ, तब हो ये रहा है सर कि ये सब ऐसे कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं। इस पाथ को जनरली हम लोग बोलते हैं सेमी पैराबोलिक पाथ। ठीक है, सेमी पैराबोलिक पाथ, ऐसे मोशन को बोला जाता है सेमी पैराबोलिक पाथ पे ये मूव कर रहा है। क्लियर? आपको इसका रीजन ढूंढ के लाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये घूम क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ। और अगर आपको थोड़ा सा हिंट दिया जाए तो हिंट में आप ये ले सकते हैं
कि 11th में आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है, जस्ट उसी से रिलेटेड है ये, खैर और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या समझ में आया? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले पाथ कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद पाथ कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का। ठीक है, तो पाथ कर्व्ड होता है, पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद स्ट्रेट हो और सीधा हो और तेज हो, बट ऐसा नहीं होता है, द पाथ इज कर्व्ड। ठीक है, सेमी पैराबोलिक कर्व होता है वो। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस बातों को पढ़िए कि क्या सब लिखा हुआ है इसमें, पढ़िए एक बार। हाँ तो दैट इज मत, हाँ इलेक्ट्रॉन तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही अप्लाई किया गया। ठीक है, इधर 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 ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो इधर की तरफ ही जा रहा, पाथ तो चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ डायरेक्शन दिखा हुआ है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, कहाँ नीचे डायरेक्शन दिया है, कौन सा डायरेक्शन दिया हुआ है, कहाँ कॉर्नर पे है? हाँ, ये पॉइंट्स को डिनोट किया गया। ठीक है, अब आपको ये सोच के आना है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर चलिए ये पढ़िए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पढ़िए। पढ़ लिया, देखिए क्या समझ में आ रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात बताया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए। ठीक है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर है इतना चीज, इसमें कोई दिक्कत? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर किधर फोर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, due to these forces these electrons start drifting the opposite side। इस फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन्स किधर किधर ड्रिफ्ट करने लगे, अपोजिट साइड में ड्रिफ्ट करने लगे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग मोशन दे फेस कोलिजन्स व्हाइल हेवी पॉजिटिव आयंस इन देयर पाथ। ठीक, ये बार बार सक्सेसिव कोलिजन्स इनको फेस करना पड़ा। इसी के लिए वेलोसिटी जो होता है, ये क्या बोला जा रहा है, द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली डिस्प्लेस्ड और ड्रिफ्ट, ठीक है, displaced or drifted is called drift velocity। क्लियर है इतना चीज? ठीक, चलिए बात किया जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन की, तो ये बहुत सिंपल सादा है, ये तो आप लोग किए हुए हैं। ठीक है, हम लोग एक चार्ज लेते हैं E। ठीक है, इनिशियली द सम ऑफ velocities be initially the average of velocities, बोलिए average of velocity be एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मानते हैं कि रैपिड रैंडम मोशन में होता है, तो कोई एक इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, तो नेट इफेक्ट हम कितना लेते हैं, 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लिए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी एवरेज ऐसे दिखा रहे हैं हम। क्लियर है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे जब F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, F बराबर m है, दिस इज माई न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ।
F बराबर ma, ठीक, इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर क्या होता है वो Q इंटू ई, दैट इज Q क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ठीक है, F बराबर क्यू ई, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, एम ए बराबर ई इंटू ई, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतना चीज, ठीक है। एम ए बराबर ई ई, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया वो, ई बाई एम। क्लियर है, ये आ गया एक्सेलरेशन, मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे बोलिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक। v बराबर u एवरेज का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू e बाई m, और t का वैल्यू व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज टाउ, ठीक। सो v बराबर e टाउ बाई m, ठीक है। ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है इतना चीज, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, ठीक। इसमें आपको पूरा कंसिडरेशन लिखना पड़ेगा। वैसे ये सब डेफिनेशन बहुत कम पूछा जाता है, डेरिवेशन, ये सब डेरिवेशन डिफिनीशन से ही काम चला लिया जाता है, डिफिनीशन फॉर्मूला बस यही पूछा जाता है, डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी ठीक है। चलिए, ये आ गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या है, ठीक है। अब देखिए वीडी बराबर कितना आ गया, ई टाउ बाई एम। क्लियर, एक और फॉर्मूला था, हाँ यहाँ पे, ठीक। ये आ गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट फलाना फलाना ठिकाना ये सब आप जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, वो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकंड, डायमेंशन इज m0 l1 और t माइनस वन a0। क्लियर है, डायमेंशन हो गया, यूनिट लिख लिया, डायमेंशन लिख लिया, कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है। क्लियर इतना चीज, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। देखिए लिखा क्या, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लो, ऑर्डर कितना होता है 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड, इसका ऑर्डर क्या होता है 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन फिर भी हम स्विच ऑन करते हैं और तुरंत बल्ब जलता है, हम स्विच ऑन करते हैं और तुरंत बल्ब जलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो बहुत कम है, -4 है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। कभी देखे हो कि स्विच ऑन किए एक दिन के बाद बॉल जल रहा है, कैसा लगेगा, तो वो सब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपैगेट करने लगते हैं, जिस कारण से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, और लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है तो जस्ट अ मिनट, दैट विल बी ह्यूज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पर है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये कैसे किस स्पीड से प्रोपैगेट करते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द, हाँ कहाँ हुआ, फोर्स है, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको चेंज ही कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। दिस इज फोर्स, अरे भाई
इसको, कलर ही नहीं है इसका, हटो, चलो इसको बाद में एडिट करके भेज देंगे, ठीक है। दिस इज फोर्स, लिखिए फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन एट देयर ओन लोकेशन, ठीक। मोबिलिटी, मोबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है एनीवन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए, म्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? वी डी बाई ई, ठीक है, वी डी बाई ई, यानी कि ई टाउ बाई एम इंटू ई, तो ई कट गया, दैट इज ई टाउ बाई एम। क्लियर है? इसके यूनिट के बारे में बात किया जाए तो यूनिट अब आप बता सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट इज, बताइए एनीवन, बोलो बोलो बोलो। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो मीटर, मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड, ठीक है, न्यूटन सेकंड इसके डायमेंशन, या फिर और इसका दूसरा यूनिट इलेक्ट्रिक ई, स्मॉल ई क्या है इसका यूनिट? कूलम। टाउ, टाउ का यूनिट सेकंड, और मीटर का यूनिट केजी, कूलम सेकंड पर केजी, ये दूसरा यूनिट हो सकता है। इसका क्या वो, अच्छा मीटर है, हाँ मास है, केजी ठीक तो है, नहीं सॉरी केजी, ठीक है। चलिए, इसी का आप डायमेंशन अब आप लिख सकते हैं, कूलम का A1 T1, सेकंड का T1 और केजी का M1, ठीक है। M-1 T माइनस T2, ठीक है, T2 A1 और L0, क्लियर है? लिख सकते हैं ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है? क्लियर है? देखो, हम लोग कंसीडर करते हैं कि n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब कंसीडर कीजिए कि एक सरफेस मैंने लिया है स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन, ये है सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया क्या है? जिसका एरिया ए है, ठीक है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ dx हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dx, ठीक। dx से हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देखिए कि n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम हो जाएगा क्या? ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये n बाई वी है, दिस इज n बाई वी। सो n बराबर स्मॉल n इंटू वी, ठीक है। सो कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर n इंटू वी, क्या हो जाएगा? a इंटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्मॉल लेंथ इज dx, a इंटू dx। इस छोटे से टुकड़े का मैं वॉल्यूम बात कर रहा हूँ, इस टुकड़े का, वो दिख रहा होगा, पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, इस टुकड़े का मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पहले पता क्या करना है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस छोटे से dx एलिमेंट से, dx एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो मुझे पता चला ये NaDx इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसमें से। क्लियर है इतना चीज? ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक। सो चार्ज flowing through वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो चार्ज कितने फ्लो कर रहे हैं इस वॉल्यूम से?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको चार्ज बता देगा क्या, Q बराबर कितना मैं बोल दूं, स्मॉल n इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू ई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज हमको क्या बताएगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज बता देगा, ठीक है। चार्ज फ्लोन थ्रू द वॉल्यूम, यानी कि टोटल चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल चार्ज, ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, ठीक। अब सॉरी ये dq होगा, छोटा ही चार्ज होगा, क्लियर। अब नाउ differentiating with dividing both sides with respect to dt, now dividing both sides by dt, dt से डिवाइड कर देना, तो dq by dt is equal to nae dx by dt, ठीक है। सो dq बराबर dq by dt, ये हमको क्या दे देगा बच्चा, dq by dt ये हमको क्या देगा, करंट देता है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaE और dx by dt, लेंथ पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो I बराबर NEA VD, दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरे पास दो फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E tau by m एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ करंट दैट इज I by NE, ठीक है। ये दो फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरे पास आ गया, क्लियर है इतना चीज, ठीक। आगे बढ़े बुआ, कोई दिक्कत इसमें, चलिए। नेक्स्ट थिंग इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब कितना डेंस है करंट उस पॉइंट पे, तो करंट डेंसिटी हमको पता करना है, तो क्या बोलेंगे, करंट किसी एरिया से कितना पास कर रहा है उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे। करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जे बराबर आई बाय ए, ठीक है, आई बराबर जे इंटू ए, ठीक है। सो यहाँ पे जे की बस जे से डिनोट करते हैं इसको, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जे वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन आई कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, आई इज स्केलर क्वांटिटी, जे वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर क्या इक्वल हो सकता है आम बराबर लताम, नहीं, आम बराबर आम करना पड़ेगा, यानी कि स्केलर मस्ट बी इक्वल टू स्केलर। इसी के लिए यहाँ पे एरिया को क्या बनना पड़ेगा, एक वेक्टर, एरिया को हम अपने हिसाब से वेक्टर भी ट्रीट करते हैं कभी कभी और स्केलर भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जे बी वेक्टर और ए बी वेक्टर, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर दिया जाएगा तो आई क्या हो जाएगा मेरा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आई बराबर क्या होता है, जे ए कॉस थीटा, और जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा, ठीक है। इस सब में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसके यूनिट पे बात करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा वो, करंट पर यूनिट एरिया है ना, करंट को किस चीज से बोलते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, A1T1, सॉरी एम्पियर का क्या हो जाएगा A1 और मीटर स्क्वायर का L-2, तो इसका अगर लिखना होगा तो कितना सुंदर से लिखेंगे, M0 L-2 T0 A1, ठीक है। हम लोग अरेंज करके इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, वैसा ऐसा कोई रूल और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इसी तरीके से ही लिखना, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा, बट देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं हम क्या, हाँ ज्यादा तेज तेज चल रहे हैं क्या, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए ओम्स लॉ पे हम लोग बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का एक लॉ होता है, ऐसा टॉपिक है जो कि हैव सम इंपॉर्टेंस, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है, बट ओम्स लॉ मेजरली इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, ठीक। ये बोलता क्या है, अगर कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा, फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। विद्युत विभव विद्युत धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं, नहीं आ रहा, अरे बहुआ हिंदी भूल गए तुम लोग, चलो। If a physical quantity is like temperature, pressure, volume, a length, cross sectional or nature of the material kept constant, then current through a conductor
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक, यही है जॉर्ज साइमन ओम। ही इज मिस्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट। एक चीज देखिएगा, जितना भी आप फिजिसिस्ट का नाम लीजिएगा ना, कुछ इक्का दुक्का चुनिंदा को छोड़ के, वो मैथमेटिशियन जरूर होगा, वो मैथमेटिक्स के फील्ड में जरूर कंट्रीब्यूट किया होगा। जितना भी फिजिसिस्ट होगा वो हर कोई मैथमेटिक्स में जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। ओम को ले लीजिए, एम्पियर को ले लीजिए, किसी भी फिजिसिस्ट को ले लीजिए, पुराने जमाने के। अभी नए नए जो साइंटिस्ट आते हैं उन लोग का थोड़ा मैथ्स वीक भी होता है, बट पुराने जितने भी साइंटिस्ट हैं सबका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हो गया, यहीं पे हम बोल देते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, i हो गया। v बराबर क्या हो गया, आई आर हो गया। ठीक है, v बराबर आई आर, r जो हो गया वो क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। ठीक है, डायमेंशन आप लिख सकते हैं v का डायमेंशन बाई i का डायमेंशन। ठीक, अगर i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, i इज इक्वल टू जी वी, जी बराबर 1/r हो जाता है। ठीक है, g को हम लोग क्या बोलते हैं, r को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, g को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, g इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है। ठीक, ऐसा यूनिट इफ g इज r का r का यूनिट क्या होता है, ओम। इसका क्या हो जाता है, ओम का उल्टा लिखोगे क्या हो जाता है, एम एच ओ। ठीक है, महो, या इसी को ओम इनवर्स बोलते हैं, या इसी को साइमन बोलते हैं। ठीक, साइमन इसके बीच का नाम है, सिमोन साइमन। ठीक है, देखिए, तो ये अगर आईवी के बीच का ग्राफ रहेगा तो ये हमको क्या बताएगा, कंडक्टेंस बताएगा। ठीक है, अगर यही वी आई के बीच का ग्राफ रहेगा, इफ दिस इज द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इसका स्लोप हमको क्या बताएगा बच्चा, थीटा एंगल पे, ये हमको बताएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है। स्लोप कैसे निकालते हैं इसका तरीका आपको पता है, टेन थीटा निकालिए, वाई बाई एक्स कीजिए, या जो भी करना है कीजिए। ठीक है, चलिए, वेक्टर फॉर्म, किसका वेक्टर फॉर्म भाई, क्या पर ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमको निकालना। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, चलिए, करंट डेंसिटी से निकालेंगे। यहाँ पे पहले हम एक चीज बात कर लेते हैं, ये रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है ये किसके, अच्छा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं है, अरे कहीं ना कहीं तो होगा, देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। ठीक है, यहीं पे डील कर लेते हैं, वेक्टर के नीचे ही माइक्रोस्कोपिक डील कर लेते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता है, आई इंटू ए। ठीक है, करंट डेंसिटी जे बराबर आई इंटू ए। ठीक है, अच्छा नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट डेंसिटी से नहीं, इसको हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रुको ये रिलेशन बता ही देते हैं। ये आर जो होता है ये किसके किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। ठीक है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर बराबर कितना हो जाता है, रो एल बाई ए हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, वेक्टर फॉर्म अगर हमको लिखना है तो आर बराबर कितना बोल दिया मैंने, रो एल बाई ए। ठीक है, वी बराबर कितना होता है, आई इंटू आर। ठीक है, वी बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, वी बराबर कितना हो गया बच्चा, अगर मैं वी बराबर आई इंटू आर की जगह पे क्या बोल सकता हूँ, रो एल बाई ए। आई बाई ए हमको क्या देगा, जे इंटू रो एल, कोई दिक्कत। ठीक है, वी, भी बराबर क्या होता है मेरा बच्चा, भी बराबर डेल वी बाई डेल एल क्या बताता है, ई बताता है। तो भी बराबर अगर इंटीग्रल फॉर्म में हम लिखना चाहे तो वी बराबर ई एल लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी की जगह पे मैं ई एल लिख रहा हूँ, ई एल बराबर क्या हो जाएगा, जे इंटू रो इंटू एल, एल एल कट गया, ई बराबर जे इंटू रो। ठीक है, रो को इधर ले जाएंगे तो जे बराबर 1 ई बाई रो। ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरा, और 1 बाई रो, रो क्या है, रो इज रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलिए या रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 बाई रो विल बी कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। तो जे बराबर मेरा कितना आ गया, सिग्मा इंटू ई। ठीक है,
G बराबर सिग्मा इंटू ई, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये एरो, ये एरो, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से किया, रेजिस्टेंस का वैल्यू लिया आर बराबर रो एल बाई है, उसको ओम्स लॉ में पुट किया गया, ओम्स लॉ में पुट किया गया, फिर पोटेंशियल का वैल्यू लिखा गया ई इंटू एल, और उसके बाद फिर हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंच गए हैं। क्लियर है इतना चीज, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दिस वन इज ब्लैंक। देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। पहला चीज कि ये V और I प्रोपोर्शनल नहीं रहता है, V और I प्रोपोर्शनल नहीं रहता, थोड़े टाइम के बाद ये सीज करने लगता है, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेंपरेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ एंड सब्सटेंस व्हिच ओबे इट इज ओमिक और लीनियर कंडक्टर, ठीक है। ये बस डिफिनीशन लिखा हुआ है यहाँ पर, सो कोई बात इसमें नहीं लिखा। लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दैट इज लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और जब भी ग्राफ बेंड करने लगेगा दिस इज नॉन लीनियर, ठीक है। ग्राफ बेंड करने लगा दिस इज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। तो ओम्स लॉ में वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लीनियर भी होगा और नॉन लीनियर भी होगा फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। टाइम इंटरवल को अगर बड़ा करते जाएंगे तो वो लीनियर से नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ये आप डायोड में पढ़े होंगे, ये दोनों आप पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ करंट, जैसे मान लीजिए वोल्टेज मैंने लगाया 2 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज मैंने लगाया 2 वोल्ट, तो करंट मेरा है 1 वोल्ट, ठीक है। करंट मेरा मान लो 1 वोल्ट आ गया, वोल्टेज जब मैंने 2 वोल्ट लगाया तो मेरा करंट आ गया 1 वोल्ट। तो इसमें उल्टा भी सही होना चाहिए कि अगर मैं वोल्टेज -2 वोल्ट लगाता हूँ तो करंट मेरा कितना आना चाहिए, -1 वोल्ट आना चाहिए, -1 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, वो यूनिक रिलेशन होल्ड नहीं करता। जब बैटरी को, सेल को फॉरवर्ड ब्यास से रिवर्स ब्यास में शिफ्ट किया जाता है तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है कि करंट सेम रहेगा, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, ये V के साइन पे बदलता है। V अगर पॉजिटिव है तो करंट कुछ और रिजल्ट देगा, V अगर नेगेटिव है तो करंट कुछ और रिजल्ट देगा। In other words, if I is the current for a certain V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produces the current of same magnitude I, ठीक है। वो सेम मैग्नीट्यूड का रिजल्ट नहीं देता है। क्लियर है इतना चीज, कोई दिक्कत, ठीक है। ये जनरली किसमें देखा जाता है, डायोड में देखा जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है डायोड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कि एक वी के लिए यूनिक रिलेशन नहीं होता है, एक वी के लिए मल्टीपल आईज हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एक आई के लिए मल्टीपल वीज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ को अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ V एट 2 वोल्ट और दिस इज द वैल्यू ऑफ V एट 4 वोल्ट एज्यूम, एंड दिस इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर का करंट जब फ्लो कर रहा है सर्किट में तो 2 वोल्ट का भी पोटेंशियल है और 4 वोल्ट का भी पोटेंशियल है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, 2 वोल्ट का बैटरी लगाए तो वो भी 1 एम्पियर का करंट शो कर रहा है, 4 वोल्ट का बैटरी लगाए फिर भी 1 एम्पियर करंट शो कर रहा है, ठीक है। अगर 4 वोल्ट का बैटरी लगाते तो दोगुना करंट हमको शो करना चाहिए था, 2 एम्पियर शो करना चाहिए था, अगर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ओम्स लॉ फॉलो हो रहा था। तो ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे कंडक्टर एक GaAs है, ठीक है। The relation between V and I is not unique, that is there is more than one value for V for some current, ठीक है, same current. A material exhibiting such behavior is GaAs, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर। इसको हम पढ़ा दे रहे हैं, 2 मिनट लगेगा इस टॉपिक को खत्म करने में, बट आपको हम बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको स्किप करके आएंगे। आपको जब दोगुना वाला ऑप्शन है तो आप स्किप कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है किसी भी नए टॉपिक पे, किसी भी नए टॉपिक पे दिमाग जितना पढ़े हैं उसी को अच्छे से पढ़िए। सिंपल सा टॉपिक है, आपको हम 2 मिनट में समझा दे रहे हैं, ठीक है। एक रेसिस्टर जो हम लोग लेते हैं वो आजकल कार्बन का रेसिस्टर रहता है, कार्बन कोडेड रेसिस्टर रहता है, ठीक है। कार्बन कोडेड जितने भी रेसिस्टर होते हैं उसमें 4 कलर से उसको बनाया जाता है, 1 2 3 और 4 कलर से बनाया जाता है, ठीक। ये 4 कलर मिलकर रेसिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक। देखिए सबका अपना अपना काम है। शुरू के 2 जो कलर है ये आपको रेसिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तीसरा आपको मल्टीप्लायर दे रहा है और चौथा आपको टॉलरेंस दे रहा है, ठीक है।
कि चौथा शायद कभी कभी होता है, बट जनरली 3 कलर तो हमेशा होंगे। देखिए इसको हम लोग करते कैसे, देखो ये चीज, ये है मेरा टेबल, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है जिसको हम बता देते हैं, बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय दिख रहा है, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज very good wife and she asked for gold silver, ठीक है, she asked for gold silver, clear, बीबी रॉय of Great Britain has very good wife and she asked for gold and silver, क्लियर है इतना चीज, ठीक। अब देखिए ये काम कैसे करता है, अगर हमको इसी इसी कंडक्टर का मैं लेता हूँ, इसी कार्बन का मैं रेसिस्टेंस निकालना है हमको इसको, ठीक है। इसका हमको अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो हम सबसे पहले कौन सा स्ट्रिप है, येलो स्ट्रिप है, दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले कौन सा स्ट्रिप है, येलो, येलो कहाँ है मेरा, ये रहा येलो, दिस नंबर इज 4, ठीक है 4। नेक्स्ट इज वायोलेट, वायोलेट कहाँ है वो, वायोलेट इज मेरा दिस 7, ठीक है। अब क्या है अगला, मल्टीप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्राउन, ब्राउन कहाँ है वो, 10 का पावर 1, ठीक है। और ये क्या है, गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड टॉलरेंस कितना है, 5 इंटू 5, ठीक है, टॉलरेंस 5%, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो गई है, टॉलरेंस होगा ±5%, ठीक है। दिस इज द रेसिस्टर, ये वैल्यू होगा रेसिस्टर का, ठीक है। 47 इंटू 10 यानी कि 470 ओम का रेसिस्टर होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, जस्ट इजी टॉपिक है, आपको छूटे नहीं एग्जाम के लिए, इसी के लिए बता दिया गया, बट जनरली इससे एक क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जिसको आप स्किप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, आर बराबर क्या होता है वो, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी आई, ठीक है, या फिर टी माइनस टी नॉट कर दो इसको तो वो ज्यादा सही रहेगा, टी माइनस टी नॉट, ठीक है, टी माइनस टी नॉट, क्लियर है, ठीक। ये अल्फा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होता है, क्या यूनिट होता है बताओ, याद आ रहा है, यूनिट क्या होता है इसका, टेम्परेचर इनवर्स, कैसे बताया हम, कुछ याद नहीं तुम लोग को, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस आम आम के बराबर होगा, रेसिस्टेंस का यूनिट रेसिस्टेंस के यूनिट के बराबर आ चुका है, यानी कि इसका इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए क्वांटिटी, ये अंदर जो भी क्वांटिटी है दिस वाला यूनिटलेस, ठीक है, 1 तो यूनिटलेस है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी कि अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए, ये डेल्टा टी हमको किसका यूनिट बता रहा है, टेम्परेचर का, तो इसको कितना होना चाहिए, 1 बाई टेम्परेचर इनवर्स होना चाहिए, तभी टेम्परेचर टेम्परेचर कटेगा, ये यूनिटलेस बनेगा और दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल, ठीक है। इसी के लिए अल्फा क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इनवर्स इसका कांस्टेंट होने, मतलब ये वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, दिस विल द, हाँ। अब इसी को हम लोग लिखते हैं रेसिस्टिविटी के टर्म्स में, अच्छा रेसिस्टिविटी का ही था, मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया, रो बराबर क्या हो जाएगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब इसी में दोनों साइड एल बाई से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये ऊपर वाला रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाँ बढ़ जाएगा, क्लियर है इतना चीज, ठीक। चलिए ये देखिए, देखिए हाँ, ए का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, सॉरी अल्फा का वैल्यू सेमीकंडक्टर के लिए, सॉरी मेटल के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है
पॉजिटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ वी रेज दिस रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज। क्लियर है इतना चीज? जब अल्फा पॉजिटिव है तो अगर इसको बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो ये बढ़ेगा। क्लियर है? जब ये पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव ग्राफ है मेरा, टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर आगे की तरफ जा रहा है तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ रहा है। कौन सा ग्राफ है ये वाला ग्राफ है मेरा, किसका? कंडक्टर का, मेटल्स का। क्लियर है? दिस इज द ग्राफ फॉर मेटल्स। क्लियर है? अब सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए क्या होता है? अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चा? नेगेटिव हो जाता है। अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 1 माइनस समथिंग नेगेटिव, दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी घटेगा। कौन सा ग्राफ है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी घट रहा है। ठीक है, टेम्परेचर सॉरी रेसिस्टिविटी घट रहा है। दिस इज द ग्राफ। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी घट रहा है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर कार्बन इंसुलेटर के लिए। ठीक है, और कुछ एलओआई होते हैं उनके लिए रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, कुछ एलओआई होते हैं जिनके लिए रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना चीज? ठीक, सर्किट एनालिसिस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपको पढ़े हुए हैं, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, हम बताएंगे, वरना इस टॉपिक को हम स्किप कर देंगे। सीरीज में हाँ बता दें, जस्ट 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखो, ये पोटेंशियल V है, दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2 एंड दिस R3। ठीक है, वो V पोटेंशियल है, I करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर V को हमको लिखना तो हम क्या लिखेंगे? I इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट लें जो बनाए तीनों रेजिस्टेंस का जोड़ के, तो ये हमको V1 की जगह पे क्या बोल देंगे? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। V3 की जगह पे I कॉमन लेके काट देंगे, आर इक्विवेलेंट विल गिव में R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? इसी तरीके से पैरेलल में रिलेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है मेरा? ये R1, ये R2, ये R3, इसको कैसे जोड़ते हैं? 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, ये चीज। अब देखिए, यहाँ पे जो R1, R2, R3 सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब भी लंबे लंबे सर्किट्स होंगे तो उसमें हम पहचानेंगे कैसे? सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम रहेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू वेरी करेगा और पोटेंशियल जो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। ठीक है, करंट का वैल्यू सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट का वैल्यू अलग है या वेरी कर रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है इतना चीज? ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेरिवेशन कैसे करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। ठीक है, सो वर्क डन बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, सो वर्क डन बराबर क्यू की जगह पे हम जानते हैं क्या होता है? यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, यही हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। इसका और भी फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर V की जगह पे, Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट पढ़े, I बराबर कितना होता है? Q बाई T होता है। तो Q बराबर क्या होता है? IT। इस फॉर्मूला में डालेंगे Q की जगह IT, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? VIT। ठीक है, या फिर Q V की जगह पे हम कुछ और डाल सकते हैं, यहाँ पे एक और रिलेशन आ सकता है, I स्क्वायर। V की जगह पे, यहाँ पे जो V है, इस V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर लिख सकते हैं V की जगह पे।
इस आई आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे जो आई है, आई बराबर क्या होता है वी बाई आर होता है। बस वैल्यू डालेंगे आई की जगह पे। ओम्स लॉ में वी बराबर आई आर होता है ना बच्चा, ओम्स लॉ वी बराबर क्या है आई आर है, तो वी बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी वी बाई आर बराबर आई हो जाएगा। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एक भी पहले से आई की जगह पे वी बाई आर डाले और टी, ठीक है, क्लियर है। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब भी आपसे पूछा जाएगा करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ टाइम, सर्टेन ड्यूरेशन, देन फाइंड द हीट एनर्जी या फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड, या फिर कुछ भी पूछा जाएगा एनर्जी या वर्क डन या कुछ भी निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस तीनों फॉर्मूला को, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। क्लियर है इतना अच्छे से, ठीक। इसी के बाद आता है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है वो, पावर इज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी बाई टी विच इज आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर, या फिर वी आई, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर का, क्लियर। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ये सब तो ठीक है, ये सब पढ़ाए हुए हैं हम, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो हम बढ़ते हैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, जहाँ याद है आपको कि सेल्स को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में सेल्स को रहता है तो E1 प्लस E2 जोड़ देते हैं, पैरेलल में जोड़ना रहता है तो कैसे जोड़ते हैं, E1 बाई R1 इज इक्वल टू E1 E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, किरचॉफ्स लॉ की तरफ, ठीक है। किरचॉफ ने दो लॉ दिए, पहला लॉ और दूसरा लॉ। पहले लॉ को हम लोग बोलते हैं किस, क्या नाम से जानते हैं इसको, केसीएल। क्या बोलते हैं इसको, केसीएल, रॉबर्ट गुस्ताव किरहॉफ, गुस्ताव रॉबर्ट किरहॉफ, ठीक है, गुस्ताव रॉबर्ट किरहॉफ, ठीक है। किरहॉफ पहला नियम क्या है, किरहॉफ करंट लॉ, ठीक, करंट लॉ, ठीक। करंट लॉ क्या बोलता है कि टोटल करंट जो एक जंक्शन पे होगा वो कितना होगा, जीरो। ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, क्या बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आप समझ सकते हैं इससे, हाँ। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे बेस्ड है, कि करंट को किससे रिलेट किया गया, चार्ज से। तो चार्ज जितना आएगा, यहाँ से मान लो 5 कूलम का चार्ज आ रहा हो तो इधर भी 5 कूलम का ही चार्ज आएगा, ठीक है। चार्ज कोई भी जंक्शन पे होल्ड नहीं करेगा जब तक कि वहां पे लीकेज ना हो रहा हो, अनटिल एंड अनलेस वहां पे लीकेज ना हो रहा हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिख देंगे, आई1 प्लस आई टू प्लस, सॉरी जितना भी प्लस वाला है, इनकमिंग करंट को हम प्लस लेंगे तो आउटगोइंग करंट को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। इज दिस डायरेक्शन, इट इज दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ये बाहर है और ये भी बाहर है, ठीक है। इनकमिंग करंट हम किस किस को बोल रहे हैं बताइए, ये क्या है, I2 है, दिस इज माय I2, दिस इज माय I1, दिस इज माय I4, दिस इज माय I5 एंड दिस इज I3, ठीक है। इनकमिंग करंट क्या है, I3 है, ठीक है, माइनस I3 माइनस और I2, और क्या इनकमिंग है बताइए, इनकमिंग और भी है कोई, I4 माइनस I4, और कुछ प्लस, आउटगोइंग को पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग इज I1 और प्लस I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये रिलेशन होल्ड करेगा, क्लियर है। यानी कि ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, अलजेब्रिक सम जो होगा किसी भी लूप में वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर्किट हम लाए नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है किरचॉफ सेकंड लॉ में, पक्का। अलजेब्रिक सम जो होता है किसी भी सर्किट में वो कितना होना चाहिए, ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, क्लियर। चलिए देखो, नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन आप लोग को आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग
सबसे पहले इसी का, अच्छा ठीक है वही हो गया। देखो ऐसे एक सर्किट हम एज्यूम करेंगे, ठीक ठीक है। इस लूप को ऐसे एज्यूम किया, दिस इज 2 एंड दिस इज माय लूप 1, ठीक है। ये करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, इसको पोटेंशियल को V मान लिया, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन करंट I1, I2, सॉरी I3, here I2 एंड here I4, ठीक है। इसमें IG जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या लगा, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस, 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 क्लियर है। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, KVL लगाएंगे। KVL लगाएंगे तो ये सबसे पहले हम किसको टच कर रहे हैं, पॉजिटिव I1 R1, पॉजिटिव I1 R1, ठीक है। फिर इधर मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS दिया हुआ, R5 दिया हुआ, R5 इंटू IG, करंट का डायरेक्शन ये लिए हैं तो प्लस में हम पहले टच कर रहे हैं, प्लस R5 IG। उसके बाद फिर हम किसको टच कर रहे हैं, माइनस को, माइनस I3 R3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कितना बोला मैंने, I1 R1 प्लस IG R5 और माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना चीज, ठीक। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। दूसरे लूप में आते हैं, दूसरे लूप में क्या बोलेंगे, I2 R2 आगे माइनस I4 R4 आगे माइनस IG R5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर अ बैलेंस्ड कंडीशन, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, किससे किससे मैंने लिखा, KVL लगा के मैंने ये इक्वेशंस लिखे हैं। फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, किसी भी बैलेंस्ड कंडीशन के लिए, किसी भी बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये IG का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मस्ट बी 0, IG का वैल्यू 0 होना चाहिए। IG का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये इक्वेशन में ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, दिस टर्म विल गेट डाउन, ठीक। तो अगर हम इक्वेट करेंगे अब तो मेरा इक्वेशन पहले से क्या आ जाएगा, I1 R1 must be equal to I3 R3, so R1 sorry R1 by R3 must be equal to I3 by I1, ठीक है। दूसरे से क्या आ जाएगा, I2 R2 must be equal to I4 R4, ठीक है। I2 by I4 must be equal to R4 by सॉरी R4 by R2, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए, अब IG का वैल्यू कितना मैंने लिया, 0, यानी कि इस कॉइल में तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ जाएगा, और जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ जाएगा, क्योंकि ये कॉइल में तो कोई करंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं क्या बोलूंगा कि I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 और I3 मस्ट बी इक्वल टू I4, ठीक है। ये मेरा एजम्पशन से, गिवन कंडीशन से हो जाएगा। सो I1 अगर I2 के इक्वल है तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन I3 सॉरी ये उल्टा होगा, ये रेशियो को उल्टा लेना पड़ेगा, उल्टा लीजिए इसका रेसिप्रोकल, I4 by I2 इज इक्वल टू R2 by R4, ठीक है। अब ये दोनों LHS दोनों का बराबर होगा तो RHS दोनों का बराबर होगा, यानी कि R1 by R3 मस्ट बी इक्वल टू R2 by R4। ये कैसे इक्वल, वो समझ में आ रहा है या नहीं, आ गया ना, पक्का, ठीक। तो ये दोनों इक्वल होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, कि रेशियो सेम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, करंट को डिटेक्ट करता है, और ये हम यूज करते हैं करंट का डायरेक्शन भी जानने के लिए कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। इट इज अ डिवाइस used to detect the current, whether current is flowing or not, or whether the direction of current is reversed or not, ठीक है। इसमें दोनों डायरेक्शन होता है, इधर की तरफ प्लस डायरेक्शन, इधर की तरफ माइनस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज प्लस एंड दिस डायरेक्शन इज माइनस। तो गैल्वेनोमीटर जिधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा वो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि पॉजिटिव करंट है नेगेटिव करंट है, उसके बाद एमीटर लगा के मेजर कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर क्या होता है, करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। अब करंट मेजर करना था तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक पैरेलल में रेसिस्टर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टर लगा दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से शंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
शंट बोलते हैं, ठीक है। शंट को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, to convert a galvanometer into an ammeter, a very small resistance is connected in parallel to the galvanometer called shunt, ठीक है, शंट बोलेंगे, ठीक। एमीटर क्या हो गया, करंट। अब देखिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अच्छा छोड़ो ये छोड़ो, आइडियल एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में पैरेलल में, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आइडियल कंडीशन को मत लियो तो, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट किया जाता है, क्लियर है। वोल्टमीटर पे आते हैं, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, वोल्टमीटर को हमेशा हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस उसके साथ लगा दिया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो वोल्टमीटर की तरह काम करने लगता है, क्लियर। अब देखिए ये आपका टॉपिक लगभग इतना चीज खत्म हो गया है, ठीक है। एक चीज बच जाता है पोटेंशियोमीटर, क्या बच जाता है, पोटेंशियोमीटर बच जाता है, और एक मीटर ब्रिज भी था कहीं पे, मीटर ब्रिज। ये दो टॉपिक बच जाता है आपका, कार्बन रेजिस्टेंस कलर कोड सब बता दिए आपको, ठीक है, ये बिहार बोर्ड का सिलेबस है बीएससीबी का, ठीक है। हाँ अच्छा ईएमएफ भी बचा हुआ है, ईएमएफ नहीं बताया, ईएमएफ है कहाँ, होगा ही कहीं ना कहीं, ईएमएफ होगा, ईएमएफ कहीं ना कहीं होगा, ईएमएफ नहीं बताया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसके बारे में भी नहीं बताया, ठीक है, चलो बाकी सब बता दिए लगभग, ठीक ना। मीटर ब्रिज, बस दो डिवाइस है, 2 मिनट बस। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज एक मीटर लंबा तार का, ये देखो ये तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है, 1 मीटर लंबा तार है, ये जॉकी होता है, ठीक है, ये जॉकी होता है। रेसिस्टेंस बॉक्स इसको बोलते हैं, आरबी को, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक। ये एक एस अननोन रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, ठीक। अब देखो करना क्या हमको, कि सर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस P है, कोई रेजिस्टेंस Q है, ठीक है, R बाई पी मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे ये सर्किट कंबाइंड है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है P में और यहाँ से करंट जा रहा है R में, ठीक है, यानी कि करंट का डिवीजन हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, करंट टूट रहा है, यानी कि R बाई पी मस्ट बी इक्वल टू S बाई Q, ठीक है, क्लियर है इतना चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज यही कहता है, ठीक। अब यहाँ पे आप ये सोचिए कि R बाई पी जो मैंने लिखा है, तो P यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे तो तार लगा हुआ है, 1 मीटर लंबा तार है, ठीक। P की जगह पे हम बोल सकते हैं रो L बाई ए, ठीक है, R बाई रो L बाई ए विच इक्वल टू S बाई Q की जगह पे रो इंटू L लिए हैं, तो इसमें कितना लेंथ बच जाएगा, ये वाला, ये लेंथ बच जाएगा 100 माइनस एल, ये लेंथ कितना बच जाएगा 100 माइनस एल, क्योंकि 1 मीटर का तार है, 100 सेंटीमीटर माइनस एल, ठीक है, रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए, ठीक है, कट जाएगा, रो ए कट जाएगा, यानी कि R बाई एल मस्ट बी इक्वल टू S बाई 100 माइनस एल, ठीक है। तो एस से हमको R का रेजिस्टेंस पता है, एल कितना दूरी पे हमको पकड़ा है, जॉकी कहाँ पे कनेक्ट किए हैं हम, वो हमको पता है, ठीक है। उसके बाद एस हमको निकालना है और 100 माइनस एल का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। इससे ये एस अननोन रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस निकाला जाता है मीटर ब्रिज की मदद से, ठीक है, क्लियर है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू नो मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, क्लियर है। पीक्यू, पीक्यू बस एक दो लेंथ लिए हम, ठीक है, एक पूरा लेंथ 100 मीटर 100 सेंटीमीटर का, ठीक, तो एक छोटा सा लेंथ एल लिए, दूसरा लेंथ 100 माइनस एल लिए, ठीक है। अब ये पी जो है, हम मान रहे कि एल लेंथ अगर ये वायर का है तो इसका रेजिस्टेंस पी है, और ये 100 माइनस एल है तो इसका रेजिस्टेंस क्यू है, तो वही मैंने लिखा। उसके बाद फिर वो फॉर्मूला लगा दिया रो एल बाई ए, रो बाई एल बाई ए, क्योंकि सेम वायर है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, सेम मटेरियल होगा, तो इसी के लिए रो एल बाई ए, रो ए कट गया दोनों में से, एल एल, ठीक है, उसी का रेशियो, इससे हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। ये होगा तो आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, या फिर इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन आपसे शायद ही पूछा जाएगा, नहीं ही पूछा जाएगा, ठीक, ठीक है। एमबी सर्किट, मीटर ब्रिज का सर्किट कैसा होता है ये सब लिखा हुआ है इसमें, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा घर पे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। मीटर ब्रिज का सर्किट क्या होता है, कॉपर स्ट्रिप्स लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं, वो सब दिया हुआ है, ठीक। वर्किंग क्या है, ठीक है,
जॉकी को ले जाया जाता है और रखा जाता है कि बैलेंस कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा जॉकी में, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा, ये जॉकी है मेरा, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है ये, ठीक है। ये इसमें जब करंट जीरो हो जाएगा तो हम समझेंगे न्यूट्रल पॉइंट हमको मिल गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रल पॉइंट बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास करता है, जीरो। अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर। तो इसमें से करंट जब जीरो हो जाएगा, आईजी का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन है, रेशियो इक्वल होगा। पहले हम जॉकी को सटाएंगे, यहाँ रखेंगे, देखेंगे करंट जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ रखेंगे, देखेंगे करंट जीरो। जहाँ पे करंट जीरो होगा इस 100 मीटर के वायर पे, हम बोल देंगे वो बैलेंस्ड पॉइंट है, और फिर रेशियो निकाल के वैल्यू निकाल लेंगे अननोन रेजिस्टेंस का। ये वर्किंग दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, या पोटेंशियोमीटर का जरूरत क्यों पड़ा हमको? मेरे पास तो वोल्टमीटर पहले से था, पोटेंशियोमीटर का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। ये चीज लिखा हो प्रैक्टिकली, वोल्टमीटर हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, फाइनाइट, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम बना नहीं सकते हैं, और वोल्टमीटर में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसी के लिए उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि उसमें कोई करंट ना जा पाए, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करवा दें वहां पे, ठीक है। To overcome this problem, a potentiometer is employed because at the instant of measurement it draws no current from the circuit, ठीक है। कि इसके इसमें इसमें खास बात क्या है कि ये करंट जो होता है पोटेंशियोमीटर से वो नहीं पास करता है। पोटेंशियोमीटर के थ्रू करंट जीरो पास करता है, जिसके कारण से ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है, ठीक है। ये सर्किट दिया हुआ है इसका, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल चीज, ठीक है। ठीक, ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ये भी सिंपल वही जैसे आपको मीटर ब्रिज बनाया गया है, इसका भी पोटेंशियोमीटर का वायर होता है 100 मीटर का, जिसमें जॉकी को लगा के देखा जाता है, फिर उसका रेशियो लिया जाता है, ठीक है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये डिफरेंस दिया पोटेंशियोमीटर में और वोल्ट मीटर में, ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार जरूर। इट मेजर द अननोन एंड ईएमएफ वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। इट मेजर्स अननोन ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जितना भी है 5 पॉइंट में डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों का आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत होगा वो हमसे कल पूछ लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये सब ब्लैंक स्लाइड है, हो गया आपका चैप्टर फिनिश। जस्ट एक्सेप्ट वन थिंग, क्या है वो, ईएमएफ लिफ्ट, ठीक है। ईएमएफ को और कुछ नहीं देखना है, ईएमएफ का एक बार आपको डिफिनीशन देख लेना है, ठीक है। एक बार ईएमएफ का डिफिनीशन देख लीजिएगा, ईएमएफ और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिएगा, क्लियर है।